लोकसभा चुनाव के नतीजे आज जारी हुए हैं, रुझान चल रहे हैं और चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। इतना बड़ा उलटफेर शायद ही किसी ने सोचा था और भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा कि जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया था वो 300 पार भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है। कसमाकस अभी 3-3.5 घंटे से ऐसी बनी हुई है कि बीजेपी और एनडीए 295 से ऊपर नहीं जा रहा है। वही इंडी गठबंधन 230 के करीब बना हुआ है। ऐसे में जो है जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं उनके भी जो सर्वे थे वो धरे की धरे रह गए, मीडिया चैनलों के सर्वे धरे की धरे रह गए, सभी का दिमाग एक तरीके से चकरा गया है। इसी बीच बात कर लेते हैं मथुरा की, और मथुरा के जो राजनीति के बड़े चेहरे हैं उनमें से एक आरएलडी के वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज जो नतीजे आ रहे हैं या रुझान चल रहे हैं उनके लिए। जी बहुत बहुत स्वागत है बी न्यूज में आपका। मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा नतीजों को देखकर। देखिए, जो भी मीडिया दिखा रहा था नतीजे, उनसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं था। हम लोग पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक की बात जानते हैं, पब्लिक की बातें सुनते हैं। मेरा अपना मानना था कि निश्चित रूप से बीजेपी 250 से ज्यादा सीटें नहीं लेने आ रही है, क्योंकि जिन लोगों के साथ उठते बैठते उनके साथ चर्चा भी होती है। ये मीडिया जो भी दिखा रहा है वो अति थी, और यहाँ पर मीडिया की अपनी पोल भी खुली, सारे सर्वे एक से थे जो एनडीए को 400 के पार ले जा रहे थे। जनता इन सर्वे से सहमत नहीं थी। ऐसा लग रहा था इन सर्वे से कि सारा मीडिया एक पार्टी की भक्ति में लगा हुआ है। भक्ति में मीडिया लगा हुआ है। रुझान जिस तरीके से आए हैं, इंडी गठबंधन यूपी में बड़ी चीज देखने को मिली है। इंडी गठबंधन ने सबसे ज्यादा जो सीटों पर रुझान आगे बढ़ाई है या जीत दर्ज कर सकते हैं वो है यूपी में। 46 सीटों पर इंडी गठबंधन अभी तक आगे चल रहा है और वही जो एनडीए है वो 36 सीटों पर चल रहा है। तो ये बड़ा उलटफेर, ये मैं मानता हूं कि यूपी में बड़ा उलटफेर था। उलटफेर की उम्मीद थी। मेरा अपना मानना यह था कि 50 के करीब बीजेपी लाएगी, 30 के करीब विपक्षी दल लाएंगे। बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ राम के नाम पर। राम के नाम की आपने बात की, और रामनगरी अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। सिर्फ राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। राम हम सबके हैं, राम हमारे दिल में है, राम हमारे घर में है, राम हमारे कड़कड़ में है। इन्होंने राम को कमर्शियल कर दिया था। राम को हुई और राम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हमने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कभी भी इस तरीके के भाषण या बातें करते हुए अभी तक सुना नहीं था। हम तो ये जानते थे कि लोक संविधान ये कहता है, आचार संहिता ये कहती है कि आप चुनाव के वक्त धर्म और जाति की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन माननीय हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी खुलेआम धर्म और जाति की बात कर रहे थे, उस पर चुनाव मांग रहे। जनता बहुत परेशान थी, नौकरी को लेके ही परेशान नहीं थी। युवा इसलिए परेशान था कि सारे पेपर लीक हो रहे थे। ग्रामीण युवा इसलिए परेशान था कि सेना में अग्निवीर की जो भर्ती हुई, जो योजना लाई, वो वास्तव में बहुत ही विनाशकारी थी। उसने युवकों के भविष्य को चौपट किया। शहरी लोग इसलिए परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। कोई काम कराना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। यदि हम इस बात को उठाते हैं तो ये माना जाता है कि तो विरोधी हैं। ये विरोध की बात नहीं है, ये जनता की बात है। जनता के काम नहीं हो रहे हैं। मथुरा में तो, यूपी में तो योगी जी भी बहुत बड़ा फैक्टर थे। देखिए, यूपी में मोदी के साथ योगी जी भी थे, और ये माना जाता था कि दोनों हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं। कठोर प्रशासक के रूप में योगी जी की छवि को माना जाता है। लेकिन इस वार्ता के माध्यम से मैं ये संदेश भी दे सकता हूँ कि प्रशासक कठोर हो, लेकिन क्रियान्वयन कौन करता है? अधिकारी करते हैं, नीचे के अधिकारी करते हैं। ये देखिए कि जनता के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एमएलए और मंत्री जी भी जनता के किसी काम को कराने में सक्षम नहीं है। अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ भी कह सकता हूं। और ये वास्तव में यदि जनता के छोटे मोटे काम नहीं होंगे, जनता को धर्म से मतलब है। मैंने माना हम हिंदू हैं, हमें गर्व है हम हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर सरकार बने। सरकार में जनता के काम भी होने चाहिए और विकास का भी बात होनी चाहिए। रोज नई नई खबर आती हैं, कभी क्रूज चल रहा होता है, कभी हवाई अड्डा बन रहा होता है। अभी एक खबर पढ़ रहा था कि बांके बिहारी मंदिर पे उससे
वो बनेगा, नहीं नहीं वो क्या कहते हैं जो उड़ जो उससे जाते हैं, हाँ उससे वो बनेगा वृंदावन मंदिर के दर्शन के लिए रोप वे। बना रहे बरसाने में रोप वे 10 साल से बन रहा है, अभी तक बना नहीं। जनता बहुत परेशान है, नगर निगम के अनाप शनाप टैक्स हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, खुलेआम रिश्वत है, खुलेआम भ्रष्टाचार है, और जनता रियल में परेशान थी। और परेशानी उस परेशानी में जनता ने अपने इस आक्रोश को दिखाया है, और उस आक्रोश का ही रिजल्ट है कि आज यूपी में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अगर राजनीति का उलटफेर हुआ है तो वो हुआ ही यूपी में। जी बिल्कुल, कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस वक्त आपने जो मुद्दे उठाए हैं, आरोप आपने लगाए हैं कि अग्निवीर योजना हो, चाहे परीक्षा पेपर लीक, भर्ती घोटाला जो हो, चाहे अन्य जो मुद्दे हो, अधिकारी काम ना करते हो, प्रशासन सुनता ना हो, लेकिन आपके जो नेता हैं जयंत चौधरी वो भी तो इस वक्त गठबंधन में है। देखिए पता नहीं क्या मजबूरी थी, क्या बातें रही होंगी, जयंत जी की कैलकुलेशन क्या रही होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ज्यादातर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता जयंत जी के इस निर्णय से खुश न थे न है। जी, आरएलडी भी 2 सीटों पर बढ़त बढ़ा रही है। देखिए 2 सीटें मिली कुल, और वो 2 सीटें जीती जानी थी, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचिए कि बीजेपी के साथ जाने से अगर राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा फायदा हुआ है, तो मेरा अपना मानना यह है कि बीजेपी के साथ जाने से राष्ट्रीय लोक दल को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखा भी गया, आपने पार्टी लाइन से हटकर बातें भी कही, प्रचार में भी आप कम दिखाई दिए। इसी तरीके से जो आपके साथी नेता हैं कुंवर नरेंद्र सिंह, वो भी अलग दिखाई दिए। फिलहाल बहरहाल ये तो हुई पार्टी की बात, अंदरूनी बात है, लेकिन आज नतीजों पर आज बात करेंगे। मान लीजिए अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन हो सकता है? देखिए मेरा अपना मानना यह है, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी शायद सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। 90%, 10% एनडीए गठबंधन की भी बन सकती है किसी कैलकुलेशन से, आई डोंट नो। एनडीए की ही सरकार बनेगी, कम बहुमत वाली सरकार होगी। ये सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। 400 पार का जो नारा लगाया गया वो भी बड़ा खतरनाक था, और उसको संविधान संशोधन और संविधान बदलने से जोड़ा गया, ये भी बहुत खतरनाक, ये भी शायद बीजेपी को नुकसान किया। अब एनडीए में पीएम का चेहरा कौन होगा ये एनडीए वाले डिसाइड करेंगे। मोटे रूप में ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी ही चेहरा होंगे, लेकिन राजनीति में हमेशा बहुत बड़ी संभावना है। मोदी जी के चेहरे पर कितने सहयोगी दल सहमत होते हैं ये समय बताएगा, कौन पीएम बनेगा ये भी समय बताएगा। लेकिन आज के निर्णय जो हैं, इन्होंने ये स्थापित किया कि अभी भी लोकतंत्र के लिए इस देश की जनता समर्पित है। मेरा हमेशा ये मानना है कि भक्ति होना अलग बात है, हिंदू होना एक अलग बात है, पर आज भी इस देश की जनता लोकतंत्र को चाहती है। दूसरी बात मेरा अपना मानना ये भी है कि जनता के मुद्दों की जो नहीं सुनेगा, जो मुद्दों की बात नहीं करेगा, वो शायद बहुत लंबे समय तक। और मेरा अपना मानना ये भी है, एक बहुत बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में हर व्यक्ति को शामिल करना, वो चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर जो साफ हो जाता था, अल्टीमेटली बीजेपी में हर अपराधी को शामिल करना, बीजेपी में हर उस व्यक्ति को शामिल करना जिसकी छवि अच्छी है या नहीं, लेकिन बीजेपी शायद अल्टीमेटली उस बात ने भी बीजेपी का नुकसान किया, क्योंकि उससे जो बीजेपी और आरएसएस के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनका मनोबल टूटा, उनको काम करने की इच्छा पैदा ही नहीं हुई। शायद रिजल्ट का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोगों ने शायद उतने मन से काम नहीं किया जिस समर्पण के लिए वो जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बात कही कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है सरकार तो बनाएगा ही, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन फोन अभी से घूमने शुरू हो गए जो रिपोर्ट्स आ रही है। बात कर लेते हैं मथुरा की। तो मथुरा में लगभग हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद बनने जा रही हैं। लगभग 1.5 लाख वोटों का अंतर आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से मुकेश धनगर को वोट मिले हैं, लोगों का समर्थन मिला है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए जहाँ तक हेमा जी की जीत का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोग इस बारे में सुनिश्चित थे कि हेमा जी चुनाव जीतने जा रही हैं।
पर ये बात भी सही है कि मुकेश धनगर जी सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। ये बात भी सही है कि मुकेश धनगर जी 2 लाख के आसपास वोट पा रहे हैं। 2 लाख से ऊपर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे हो सकते हैं। ये बात भी सही है कि मुकेश धनगर जी बिल्कुल नए प्रत्याशी थे, आखिरी दिन चुनाव में उतरे। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने मुकेश धनगर का साथ नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं है। जी, साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में है कि अगर आरएलडी साथ होती या फिर कुछ वरिष्ठ नेता साथ देते या कोई ऐसा चेहरा जो जाना माना हो तो आज नतीजे कुछ और हो सकते थे। नहीं, अगर आरएलडी साथ होती या बीएसपी साथ होती इस चुनाव में तो मेरा निश्चित मानना है कि शायद हेमा मालिनी जी की जीत बहुत मुश्किल होती, क्योंकि बड़े नाम भी चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। स्मृति ईरानी जी भी चुनाव हारी है ना, वो भी बड़ा नाम था ना। आज भी वो वोटिंग जो हो रही है स्मृति ईरानी अभी भी पीछे चल रही है, एक बड़ा नाम है स्मृति। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हारी चुकी हैं, डिक्लेयर शायद यह हो जाएगा। और हारी भी किससे? एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता से ही हारी है ना। देखिए, मथुरा की स्थिति अलग थी। मथुरा की स्थिति में नंबर 1 पर बीजेपी थी, नंबर 2 पर राष्ट्रीय लोकदल थी, नंबर 3 पर बीएसपी थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबके बाद में थी, जिनका बहुत बड़ा जनाधार शायद नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ चले गई। बीएसपी ने यही निर्णय लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्यों निर्णय लिया मैं नहीं जानता। हर व्यक्ति जानता था कि यदि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो 0 हो जाएगी, और ये हुआ भी। अब चले गए उधर बीएसपी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इनका अपना बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का बेस नहीं था, उसमें भी शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बहुत कम कार्यकर्ताओं ने मुकेश जी के लिए काम किया। तो लेकिन मुकेश धनगर जी के 2 लाख वोट आने का एक फायदा मैं महसूस कर सकता हूँ कि इससे मथुरा में कांग्रेस स्थापित हो जाएगी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में आगे शायद कांग्रेस ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिला के ये है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी इस बार कमाल कर गई। देखिए, लड़कों की जोड़ी, लड़के तो हमेशा ही कमाल करते हैं। यूपी में अगर इसमें तीसरे लड़के भी एक शामिल होते, जयंत जी, तो शायद ये जोड़ी बहुत कमाल करती। पर जयंत जी बहुत बड़े नेता हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, लेकिन उनका जो भी निर्णय हुआ शायद मैं मानता हूँ कि उससे कार्यकर्ता खुश नहीं थे। ये मेरा, हालांकि ये बात जयंत जी तक भी पहुंचेगी तो शायद उनको अजीब सा लगे, बुरा लगे, क्योंकि मैं कभी इस तरीके से बोला नहीं हूँ। लेकिन मुझे वास्तव में इस निर्णय से जयंत जी से पीड़ा हुई, और इस पीड़ा को व्यक्त करने का इससे बढ़िया माध्यम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जयंत जी भी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बड़े नेताओं में हो जाएंगे, शायद उनसे बात करना मिलना भी मुश्किल होगा। तो ये पीड़ा इसी तरीके से व्यक्त की जा सकती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द जयंत, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनडीए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मोदी जी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आरएलडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल। अभी खैर फिलहाल सुर बदले हुए हैं, पार्टी के जो कुछ ऐसे फैसले रहे जिनसे कहीं ना कहीं स्थानीय जो नेता हैं उनको झटका लगा। अब चुनाव वही है, नतीजे इस बार थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हुंकार मोदी सरकार ने और भाजपा ने भरी थी कि 400 पार इस बार हम जाएंगे, लेकिन ऐसा तो खैर इस बार नहीं होता हुआ दिखाई दिया। अति उत्साहित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी होती हुई दिखाई दी, लेकिन नतीजे जो चल रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी अब ये तो खैर एक आने वाला समय बताएगा, क्योंकि नतीजे रोमांचक हैं और ये रोमांचक अभी बने हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, मथुरा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।